जय हिंद। आज चर्चा का संवाद का विषय, जैसा कि आपको पता है, नागरिक अभिव्यक्ति और न्यायालय और खंडित होता लोकतंत्र। इस विषय पे करेंगे बात, परिसंवाद साथ। और आपके जो भी सवाल हो मुझसे करिएगा ज़रूर। अगर मैं जितना मेरे में क्षमताएं हैं, जितनी भी मेरे में योग्यताएं हैं, उसके आधार पर मैं जवाब देने का आज चर्चा का पूरा प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ आपकी कोई भी उलझन हो, जो न्यायालय से लेकर हो, शिक्षा से लेकर हो, अभिव्यक्ति के अधिकार को लेकर हो, उनके भी सवाल जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। इस बात का भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ कई विशेष और कई महत्वपूर्ण और कई ज्वलंत मुद्दों पर भी इस लाइव चैट में इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप पता है, मेरा नाम ही विवादों में है और मेरा यूट्यूब भी विवादों में है और मेरे वीडियो भी विवादों में रहते हैं। तो उसी प्रकार आज का विषय रखा गया है नागरिक अभिव्यक्ति, न्यायालय और खंडित होता लोकतंत्र। देखने और सुनने वाले ये ना समझें कि मैंने प्रशांत भूषण या सुशांत सेन के मुद्दे को लेकर ऐसा विषय रखा है, क्योंकि इन दो व्यक्तियों से पूर्व भी भारत है और इन दो व्यक्तियों के पश्चात भी भारत रहेगा, न्यायालय रहेगा। और न्यायालय के समक्ष भारत में जो भी सही या बुरा है वह होता है और होता भी रहेगा, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी प्रवृत्तियों के लोग आज भी हैं, ऐसी प्रवृत्तियां आज भी हैं। कुछ देश का सम्मान बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, कुछ देश के मान सम्मान को कई औरों के सहयोग से गिराने का काम भी करते हैं। तो ऐसे सभी वर्गों, सभी लोगों की बात भी की जाएगी इस चैट में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़, जब हम बात करते हैं नागरिक की, कि क्या आज के दौर में आप अपने को नागरिक या पीपल जिसे बोलते हैं, जनतंत्र में जन सबसे महत्वपूर्ण है, वह बचे हैं क्या? कि क्या आप आज के समय में नागरिक या पीपल अपने आप को समझेंगे या नहीं, या फिर क्या आज आप बिना किसी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या कानूनी दबाव के बिना या उसके डर को झेलते हुए कुछ भी कार्य कर सकते हैं या नहीं? अगर हाँ में आपका जवाब है कि हाँ, हमारे ऊपर राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक और सामाजिक बंदिशें होना बेहद ज़रूरी है, तो इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन इत्तेफाक रखने का मतलब मेरा यह है कि यह बंदिशें, यह बाउंडेशन किसी एक वर्ग विशेष के व्यक्ति पर ही लागू नहीं होने चाहिए, क्योंकि भारत संविधान से चलता है। और जब हम जुडिशरी की बिना डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में सभी सत्ता के समक्ष एक समान हैं। कोई एक विशेष वर्ग पर संविधान से कोई विशेष लगाव भी नहीं है, और संविधान किसी एक विशेष वर्ग की जागीर या बापौती भी नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन सत्ता में हो या सत्ता के अगेंस्ट हो, आप सरकार में हो या विपक्ष में हो, ये अधिकार आपको ना ही समाज देता है, ना ही कानून देता है, ना ही धर्म के आधार पर कर सकते हैं, ना ही किसी सांस्कृतिक या किसी मजहबी गतिविधियों के आधार पर आपको ये कोई भी अधिकार नहीं देता है कि आप देश की सामाजिक या देश की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएं, देश के सम्मान के नाम पर या अपनी अभिव्यक्ति के नाम पर आप कभी भी करें, और संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दें, और न्याय व्यवस्था आपके समक्ष केवल एक मूक दर्शक की तरह बनी रह जाए। यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति कार्य करते हैं, कोई भी संस्था ऐसा काम करती है, कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय ऐसा कार्य करता है जो संविधान और कहीं ना कहीं कानून के समक्ष अपने आप को बड़ा साबित करने का या अपने आप को बड़ा बतलाने का कार्य करता है, तो उस परिस्थिति में संविधान आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। और उस कार्रवाई में आपके साथ क्या होगा, उस वक्त बहुत से मानवाधिकार नामक संस्थाएं आपके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। जब आप जैसे कुछ गिने चुने लोग धर्म के नाम पर, संस्कृति, सभ्यता के नाम पर संविधान से, लोकतंत्र से अपने आप को ऊपर समझने लगते हैं, तब यह मानवाधिकार आपके लिए क्यों नहीं आता है?
क्यों मानवाधिकार अपराध होने के बाद ही लोकतंत्र को या संविधान को कटघरे में खड़ा कर देता है? ये मानवाधिकार की आयोग नामक संस्थाएं क्यों अपराध से पहले समाज के बीच जाकर ऐसे लोगों के मध्य सामाजिक जागरूकता का कार्य नहीं करती हैं? और यदि नहीं करती हैं तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कानूनी कार्यों के लिए यदि आपको संविधान कुछ आज़ादियाँ देता है, कुछ अधिकार देता है, तो वही संविधान आपको कर्तव्य भी देता है। कर्तव्य जो 11 दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 51 एक में 51 का में आईपीसी में कि क्या नहीं करना है आपको, कि यदि आप ऐसा क्या कार्य करेंगे कि संविधान के समक्ष और ख़ासकर आईपीसी के समक्ष आप अपराधी माने जाएंगे, तो उस कानूनों को पढ़ लीजिए। अगले विषय पर बात करते हैं कि क्या समाज में हम लोगों ने ऐसा वातावरण तो निर्मित नहीं कर दिया है कि एक ही वर्ग विशेष के साथ हम इतना अन्याय कर बैठे हैं, या इतना अन्याय करना अपने आप के लिए हम गौरव का क्षण मानने लगे हैं कि हम उसे लोकतंत्र कहें या संविधान कहें या जनतंत्र कहें, उससे वह वर्ग अपने आप को अछूता हुआ या कचोटता सा हुआ महसूस करता है। किसी धर्म वर्ग विशेष का नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि पूरी बहस फिर केवल धार्मिक मुद्दे पर सिमट कर रह जाएगी। और मैं धर्म के आधार पर ना ही कोई बात करना चाहता हूँ, ना ही किसी धर्म विशेष का पक्ष ले रहा हूँ, ना ही किसी धर्म विशेष के कृत्यों पर मैं कुछ कहने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान में किसी एक वर्ग विशेष को आप इतना महत्व, इतना अधिकार मत दीजिए कि अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लगे। और जब व्यक्ति अपने आप को किसी से ऊपर और अपने आप से किसी को नीचे समझने लगता है, तो समझ लीजिए उसी वक्त उस वर्ग, उस समुदाय, उस व्यक्ति और उस संस्था, केवल उस व्यक्ति, संस्था या समुदाय का ही पतन नहीं होता है, समाज के आसपास वह रह रहा है, जिस समाज में वह रह रहा है उसका भी पतन होना उसी वक्त से प्रारंभ भी हो जाता है। एक और बात कहते हैं कि इस देश में और वर्तमान समय की परिस्थितियों में किसी एक वर्ग विशेष ने किसी दूसरे वर्ग विशेष को अपराधी, राष्ट्रद्रोही, राजद्रोही या कहें राजनीतिक आतंकवादी कहना शुरू कर दिया है। और जब कोई एक वर्ग विशेष किसी अपने से छोटे से, क्योंकि हम ही किसी को छोटा मानते हैं और हम ही किसी को बड़ा मानने लगते हैं, जब ये जो मानने वाली थिंकिंग किसी के अंदर घर कर लेती है, तो समझ लीजिए आज के दौर में आप उस ब्रिटिश शासन में पहुंच जाएंगे, जब दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के समक्ष बहुत से ब्रिटिश अधिकारी बैठे हुए थे और उनका वक्तव्य, उनका मंतव्य ये था कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए हिंदुस्तान में आए हैं। और तब गांधी जी ने कहा था कि आप कौन होते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वर्ग, किसी समुदाय को सभ्यता का प्रमाण पत्र देने वाले या किसी को असभ्यता का प्रमाण पत्र देने वाले, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि उस समय ब्रिटिशों की ये बात गांधीवादियों और भारत को स्वीकार नहीं थी, तो आज भी ये बात किसी को स्वीकार नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। और साथ ही साथ ये हमें ये भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जीते हैं, लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, संविधान ही हर भारतीय के लिए सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। उसी संविधान के तहत एक वर्ग विशेष को ये अधिकार कभी भी नहीं मिल जाता है अभिव्यक्ति के नाम पर कि किसी दूसरे वर्ग का शोषण वह भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर बहुसंख्यक होने के आधार पर उसको ये शोषण, उसका अपमान करने का प्रमाण पत्र या लाइसेंस प्राप्त नहीं हो जाता है। इस बात का भी चीज भारत की परिस्थितियों में आज ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि अभिव्यक्ति के नाम पर संविधान के आधार पर संविधान के आधार पर आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी को कुछ भी नहीं करने देने के लिए रोक भी सकते हैं। इसकी पूरी आज़ादी केवल आपको संविधान देता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, संविधान कभी भी ये नहीं कहता है किसी भी एक
विशेष धर्म के लोग ज़्यादा देशभक्त या राष्ट्रभक्त होते हैं। संविधान कभी भी ये नहीं कहता है किसी भी एक विशेष वर्ग या धर्म के लोग आपके मुल्क में, आपके समाज में यदि संख्या में ज़्यादा हैं तो वही देशभक्त होंगे, वही राजभक्त होंगे, या वही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हैं। यदि संविधान संख्या बल के आधार पर, भाषा की बहुसंख्यक आबादी के आधार पर, जिस धर्म को अधिकांश लोग मानते हैं उसके आधार पर यदि संविधान नहीं कह रहा है आप, मैं या एक विशेष वर्ग समुदाय के लोगों को ये अधिकार किसने दिया कि हम संख्या में ज़्यादा हैं और आप संख्या में कम हैं, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और वर्ग संप्रदाय के आधार पर, इसलिए हम संख्या में ज़्यादा हैं तो हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं और हम जो कहेंगे, हम जो आपसे करवाएंगे वही करना होगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप देश छोड़कर कहीं बाहर चले जाइए, क्योंकि ऐसे वक्तव्य, ऐसी सोच का जो दायरा है लगभग 10 साल पहले मैंने तो नहीं देखा था, या कहें कि 10 साल पहले ना ही मैंने पढ़े ज़रूर थे, देखे नहीं थे भारत के अंदर, लेकिन पिछले 10 सालों में लोकतंत्र में, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, यूएसए हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इज़राइल हो, या फिर जम्मू कश्मीर का वह एरिया जब से बना है तब से ही सवालों के दायरे में घिरा हुआ है। इन 7-8 मुल्कों में पिछले 10 सालों से धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर और बहुसंख्यक होने के नाम पर जो आतंकवाद चल रहा है या जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा है। यदि नहीं देखा है क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, चाहे वह किसी भी मुल्क का हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग संविधान की दुहाई देकर इस बात पर पर्दा डालने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन पर्दा तो नहीं डलता है और कहते हैं कि पर्दा तो पर्दा है, कभी तो उठेगा। और जो व्यक्ति, जो संस्था और जो भी समुदाय पर्दे को उठाने का कार्य करती है, सच को उजागर करने का कार्य करती है, या समाज के समक्ष सत्ता का, समाज का, व्यवस्थाओं का नंगा काला सच प्रस्तुत करने का कार्य करती है, तो उस वर्ग को, उस व्यक्ति को, उस सत्ता को हम एक शब्द से घोषित कर देते हैं, एक विशेष विचारधारा का कह देते हैं। उस व्यक्ति, संस्था, विचारधारा को हम राष्ट्रद्रोही कह देते हैं। क्या आपको मालूम है कि राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह लगता किस पे है और किस परिस्थितियों में लगता है? आप किस व्यक्ति, संस्था, समुदाय पर 124A लगाएंगे, 124(3) लगाएंगे, क्षमा कीजिएगा, राष्ट्रद्रोह का आरोप, और किस व्यक्ति पर आप 153(1) लगाएंगे? इस फर्क को समझिए, क्योंकि संविधान ही जुडिशरी के अंतर्गत ये प्रावधान देती है, आप वंदे मातरम कहें या ना कहें, अल्लाहू अकबर कहें या ना कहें, किसी भी सिख गुरु, धर्म गुरु की जय कहें या ना कहें, आप किसी मुल्क का नारे के पक्ष में नारे लगाएं या विपक्ष में नारे लगाएं, किसी भी श्रेणी को राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आईपीसी, भारतीय संविधान के अंतर्गत इस बात को कानों से सुन लीजिए, आंखों से देख लीजिए मैं जो कह रहा हूं, और यदि गलत है तो मुझसे सवाल कीजिए और आप चाहें तो मेरे पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। यदि संविधान में कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा संशोधन, कोई ऐसा प्रावधान दिया है कि वंदे मातरम ना कहने वाले को, अल्लाहू अकबर ना कहने वाले को, किसी की जय ना बोलने पर या किसी मुल्क का झंडा जला देने पर आप पर राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह या नहीं लग सकता है, ऐसा कोई प्रावधान दिया है भारतीय संविधान में, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं और मुझे खुशी होगी और अपने आप को मैं सही करने का भी पूरा कार्य करूंगा। एक और पक्ष की बात करते हैं इसी मुद्दे पर कि संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सभी को देता है आर्टिकल 19 के नाम पर। अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को देता है, इस बात का याद रखिएगा, क्योंकि शीर्षक मैंने रखा है नागरिक अभिव्यक्ति, न्यायालय और खंडित होता लोकतंत्र। इसलिए अभिव्यक्ति के नाम पर, नागरिक के नाम पर और न्यायालय के नाम पर
किन आधारों पर हमारे लोकतंत्र पर खतरा मंडरा चुका है और उस खतरे से हम कैसे निपट सकते हैं, उस खतरों के विषय में भी बताऊंगा। कौन कौन से खतरे हैं और कैसे उनसे निकला जा सकता है, उसके विषय में भी कुछ बतलाने का प्रयास करूंगा जितना भी मेरा सामर्थ्य है। संविधान कभी ये नहीं कहता है कि ईश्वर उपासना या अपने परवरदिगार आलम की उपासना आपका सार्वजनिक विषय होगा। संविधान हमेशा यह कहता है कि धार्मिक मामला, भक्ति का मामला हो, उपासना का मामला हो, आपकी इबादत का मामला हो, वह आपका निजी विषय है। और यदि निजी विषय है और यदि आप उस विषय को सार्वजनिक रूप में लेके जाएंगे, सार्वजनिक पटल पर लेके जाएंगे, तब संविधान वहां आपत्ति दर्ज करेगा, क्योंकि संविधान किसी भी एक धर्म विशेष को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर संविधान किसी धर्म विशेष को प्रमोट करने के लिए बनाया गया होता तो संविधान को बनाने के लिए जो भी उसमें अनुच्छेद हैं, भाग हैं, अनुसूचियां हैं, उसके लिए धार्मिक ग्रंथों का, उपनिषदों का, वेदों का, धर्म ग्रंथों के साथ साथ पुराणों का और वेदों का, गुरु ग्रंथ साहब का, कुरान शरीफ का, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इन सभी धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग किया जाता। लेकिन विशेषज्ञों, विद्वानों ने संविधान को निर्मित करने के लिए किसी ही भी मजहब के धर्म ग्रंथ का सहारा नहीं लिया। यदि संविधान ने अपने संविधान को तैयार करने के लिए किसी भी विशेष धर्म ग्रंथ का प्रयोग नहीं किया है, उसका सहारा नहीं लिया है, तो आप हम कैसे धर्म नामक निजी विषय को सार्वजनिक पटल पर ले जाते हैं? और यदि सार्वजनिक पटल पर ले जाते हैं तो हम ये क्यों उम्मीद करते हैं कि संविधान हमारे धर्म की रक्षा करेगा, या हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए हमें संविधान की अति आवश्यकता है? क्योंकि संविधान धर्म की रक्षा के लिए नहीं बनाया गया है। संविधान अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की केवल आपको अनुमति देता है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। इस बात का ध्यान रखिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति देता है संविधान, लेकिन धर्म की रक्षा संविधान से होगी, इस बात की अनुमति संविधान नहीं देता है। क्योंकि धर्म है, हर व्यक्ति का भिन्न भिन्न होता है और हर धर्म की पूजा उपासनाओं की पद्धतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं, और हर धर्म की उपासना पद्धतियां के साथ साथ उसके प्रचार प्रसार के माध्यम भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हर पीपल्स के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए संविधान नहीं बना है। और किसी भी सत्ता को, किसी भी राजनेता को और किसी भी अधिकारी को संविधान ये अधिकार नहीं देता है, और यदि देता है, कहीं लिखा हुआ है, तो मेरे दर्शक मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। किसी भी धर्म का प्रचार और किसी भी धर्म का अपमान किसी भी राजनेता को करने का अधिकार संविधान नहीं देता है, किसी भी अभिनेता को नहीं देता है, किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं देता है, किसी भी संस्था को नहीं देता है। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सनातन धर्म हो, या इस्लाम सिखों का धर्म हो, जैनों का धर्म हो, पारसियों का धर्म हो, क्रिश्चियनिटी का धर्म हो, किसी भी धर्म विशेष का अपमान करने का और किसी भी धर्म विशेष का प्रचार करने का किसी विशेष व्यक्ति को अधिकार नहीं देता है संविधान। इसीलिए अब आप कहेंगे राम मंदिर का मुद्दा आप छेड़ रहे हैं। ना ही मैं राम मंदिर के मुद्दे को छेड़ना चाहता हूँ, ना ही मैं बाबरी अस्पताल की बात करना चाहता हूँ, ना ही मैं करतारपुर कॉरिडोर की बात करना चाहता हूँ, ना ही मैं यह करना चाहता हूँ कि इस देश में मुसलमानों को और मस्जिदों को रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं बंच ऑफ थॉट पुस्तक की बात भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इतिहास में जो हो गया है उसकी बात मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं और संविधान के नाम पर क्या कर रहे हैं, मैं उसकी चर्चा परिचर्चा संवाद आपसे करना चाहता हूँ। बहुत सी सूचनाओं में, बहुत सी बातों में मैं भी गलत हो सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि मुझसे गलती होगी तो मैं उसको गलती को स्वीकार करने के बाद साथ उसके बाद जो सज़ा जुडिशली मेरे दर्शक, मेरे मित्र, मेरे साथी मुझे देंगे, वह भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि संविधान आपको कहता है अपराध होता है दो कारणों से, एक आप करना चाहते हैं, दूसरा आपसे करवाया जाता है। इसीलिए जो सूचनाएं, जो वक्तव्य आपके समक्ष में रख रहा हूं, वह मेरे लिमिटेड ज्ञान के आधार पर हैं। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, थोड़ी बहुत समझ है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सेमिनार पढ़े लिखे हैं, उसके आधार पर बात कह रहा हूं। इसीलिए इस बात को समझिए
ईश्वर उपासना पद्धतियों को प्रमोट करने का अधिकार संविधान देता है, ज़रूर देता है, लेकिन सरकार सत्ताएं उसकी मदद करेंगी, संविधान ये नहीं कहता है। अगर देश का राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है किसी भी मुल्क का, उससे छोटा प्रधानमंत्री होता है किसी भी मुल्क का जहां लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाएं हैं, तो अगर कोई भी धार्मिक कार्य होता है, सुनिए, अगर यदि कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो वहाँ देश के प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति का सबसे पहला अधिकार ही नहीं बल्कि यह उसका राइट भी है, उस स्थान पर जाए, अपना वक्तव्य वहाँ दे। अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें, संविधान के अनुसार धार्मिक स्थल केवल एक ही है, वह है भारतीय संसद। इसीलिए जब भारत की संसद के सत्र प्रारंभ होते हैं, राष्ट्रपति का वक्तव्य होता है। जो लोग राजनीति विज्ञान के शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी, शोधार्थी हैं, वह इस चीज़ को संबोधन से ही संसद की कार्यवाही को चालू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। और यदि किसी धार्मिक कार्य में आपको किसी राजनेता अभिनेता को बुलाने की आवश्यकता थी, तो आपने देश के राष्ट्रपति को क्यों स्मरण नहीं किया? और यदि आप देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाना चाहते थे, तो आपने किसी राज्य के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया? और यदि बुलाया तो भी ठीक किया, तो आप उसका जश्न कैसे मना सकते हैं? आप उसका जश्न इसीलिए नहीं मना सकते हैं क्योंकि संविधान कहता है कि राज्य सत्ताओं को धर्म को या धार्मिकता को प्रमोट करने का अधिकार तक नहीं है। और यदि संविधान कहता है किसी भी राजनेता को अपने पद पर रहते हुए किसी भी धर्म को प्रमोट करने का अधिकार नहीं है, तो क्या संविधान के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी अधिवक्ता अर्थात वकील ने किसी भी जुडिशरी के तहत इन राजनेताओं पर कोई एफआईआर, कोई केस दर्ज किया या नहीं किया? जनता पर मैं छोड़ देता हूं इसके जवाब को, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कुछ मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। अगला विषय आता है, जैसा कि मैंने कहा कि न्यायालय, जो तीसरा और महत्वपूर्ण भाग है इस चर्चा का, जुडिशरी। इस देश में न्यायालय और न्यायतंत्र ऐसा हो गया है कि गरीब को इस देश में जेल मिलती है, पुअर पीपल को। गरीब को इस देश में जेल मिलती है और अमीर को इस देश में बेल मिलती है, बेल, जमानत। क्योंकि जब दिल्ली जैसे न्यायालयों में किसी वकील पर गोली चल सकती है, किसी मुलजिम पर फायरिंग हो सकती है, दिन दहाड़े दिल्ली के बाटला हाउस कोर्ट में जज को पीटा जा सकता है, डंडों से, हॉकियों से फायरिंग हो सकती है। आज़ादी के बाद पहला ये मंतव्य आया है, दृश्य आया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो न्याय के पद पर कई दशकों से हैं, वही न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, प्रेस वार्ता करते हैं। तब समझ में आता है कि न्यायालय के अंतर आने वाली व्यवस्थाएं कितनी भ्रष्ट हैं और किसी ना किसी के अधीन यह न्याय व्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं। और जब न्यायालय के जज ही अपने आप को सुरक्षित नहीं पाते हों और जब न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हों, तब समझ में आता है या ना करें, आपकी न्याय प्रणाली सवालों के दायरे के साथ साथ अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करती ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। अपनी असुरक्षा को जाहिर भी करती। किस सत्ता से, किस व्यवस्था से, किस तंत्र से न्यायालय को, जुडिशरी को खतरा है, उसका भी अंदेशा वह 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत को ही नहीं पूरे विश्व के समक्ष एक संदेश, एक भय का वह संदेश देना चाहती है कि जिस भय से वह लोग गुजर रहे हैं। जस्टिस लोया को आप नहीं भूले होंगे, और यदि भूल चुके होंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कल थी 20 अगस्त, एक व्यक्ति की हुई थी हत्या लगभग 7 वर्ष पहले। उसका नाम क्या था? मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसका नाम क्या था और इसको क्या न्याय मिला आज के समय में? क्या उसको न्याय मिला? अंधश्रद्धा निर्मूलन के अध्यक्ष, अगर नाम याद आ रहा हो फिर बताइएगा। क्या 7 साल में जुडिशरी ने उसको न्याय दिया?
नहीं दे सका। 30 जनवरी 2018 की तारीख याद करिए, अलीगढ़ याद आएगा आपको, जब एक पार्टी की कार्यकर्ता कहें या अधिवक्ता कहें और एक धर्म गुरु महिला कहें, महात्मा गांधी की तस्वीर पर गोलियां चलती हैं, पुतले पर ही सही, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगते हैं। क्या उस परिस्थिति में जुडिशली ने या मौजूदा सत्ता ने कोई कार्रवाई की, कोई प्रतिक्रिया दी, या कोई भी ऐसी संवैधानिक या फिर राष्ट्रद्रोह जैसी गतिविधियां उस पर जाहिर की? मेरा जवाब है नहीं की। क्योंकि जब आप देश के राष्ट्रपिता का अपमान कर सकते हैं और एक वर्ग विशेष उस महात्मा को राष्ट्रपिता तक नहीं मानता है, तब आप समझ लीजिए किस देश में किसको कितना महत्व और कब कब दिया जाना स्वीकार किया जा रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। अगले पक्ष पर जाते हैं और बात करते हैं एक विशेष वर्ग की, जो देश की रीढ़ रहा है और आज से नहीं रहा है, जब से हुआ है भारत का जन्म और जब से रहेगा भारत, वह उसकी नींव भी रहेगा, उसकी रीढ़ भी रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ इस देश के उन तमाम स्टूडेंट्स की, उन तमाम विद्यार्थियों, शोधार्थियों की, जो अपनी पीठ पर देश को उठाए हुए है, अपनी पीठ पर अपने ही नहीं देश के भविष्य को टिकाए हुए है। वह स्टूडेंट आज भी लाठियां खाता है, चाहे कक्षा हो, चाहे पुस्तकालय हो, चाहे अपने छात्रावास हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो। और जब इस देश का स्टूडेंट सवाल खड़ा करता है तो उसी वक्त समझ लीजिए देश में विपक्ष को नपुंसकता का रोग हो गया है। और जब देश का विपक्ष नपुंसक हो जाता है तो समझ लीजिए सत्ताओं के समक्ष विपक्ष का विकल्प केवल और केवल स्टूडेंट ही नज़र आते हैं। आपको एएमयू की घटना याद होगी, जेएनयू की घटना याद होगी, जेएमआई अर्थात जामिया की घटना याद होगी, और जाधवपुर की भी घटना याद होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की भी घटना याद होंगी। जनवरी से लेकर मार्च में उनके साथ साथ क्या क्या हुआ, किस किस सीमा तक हुआ और किस किस लोगों ने किया और किस सत्ता के आदेश पर हुआ, यह भी आपको मालूम होगा। और स्टूडेंट के साथ यदि 3 महीने और पहले जाता हूँ, ये इसी देश में है। लोकतंत्र के नाम पर, एक धर्म विशेष के नाम पर, एक विशेष झंडे के सहारे इस देश में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घटती हैं। और एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उसको सपोर्ट करने वाले बहुत से लोगों ने इस मॉब लिंचिंग को भारतीय संस्कृति से जोड़ के दिखा दिया। मुझे नहीं लगता है कि उनके अनुसार संस्कृति क्या है या उन्हों के अंदर किस प्रकार के संस्कारों की जागृति पैदा हुई है कि मॉब लिंचिंग जैसे घृणित कार्य को वह संस्कृति से जोड़ के देखते हैं। और यदि आप धर्म के नाम पर, किसी नारे के नाम पर, एक विशेष रंग के नाम पर और एक विशेष भोजन के खाने या ना खाने के नाम पर आप किसी व्यक्ति की देशभक्ति की प्रामाणिकता साबित करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए वहीं आप संविधान की 100% अवहेलना कर चुके हैं। और जब आप संविधान की अवहेलना कर चुके हैं तो समझ लीजिए आपके समक्ष तर्क का कोई स्थान नहीं है। आप आस्था को महत्व देंगे, भक्ति को महत्व देंगे। मैं भी आस्थावान हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ, लेकिन मैं विज्ञान में आस्था रखता हूँ, तार्किकता में आस्था रखता हूँ। वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को मैं भी मानता हूँ, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यदि उनका उपयोग हम करते हैं विज्ञान के सम्मत रहते हुए करते हैं, क्योंकि संविधान आपको इस बात की अनुमति तो देता है कि अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को बचा कर रखें, सजो कर रखें और उसी को आगे बढ़ाने का कार्य वर्तमान पीढ़ी को करना है, भविष्य के लिए। संविधान ये ज़रूर कहता है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखिए। लेकिन संविधान ये नहीं कहता है धर्म के नाम पर, नारों के नाम पर, भाषा या एक विशेष रंग के वस्त्र धारण करने या ना करने के नाम पर आप छात्रों पर छात्रावासों में, पुस्तकालयों में लाठियां चार्ज करें। इतना ही नहीं हुआ है, इस देश में जब जिन विश्वविद्यालयों के नाम मैंने लिए और जिन विश्वविद्यालयों के नाम छूट गए, जिन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं कर पाया, उन घटनाओं पर आज तक किसी पर एफआईआर तो दूर, अरेस्ट तक नहीं किया गया है।
क्योंकि इस देश का न्यायालय ये है कि कई मामलों में पहले वो अरेस्ट करता है, फिर उस पर एफआईआर दर्ज करता है, उसके बाद केस दर्ज होता है। लेकिन छात्रों के मुद्दों को लेकर एफआईआर नहीं है, अरेस्टिंग नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जनवरी से मार्च के बीच में जो नंगा नाच हुआ, किसी एक विशेष संस्था, किसी व्यक्ति के वक्तव्य के कारण, लोगों को उकसाने के कारण, उस व्यक्ति, उस संस्था पर ना ही 124(3) का अपराध दर्ज हुआ, ना ही 153(1) दर्ज हुआ राजद्रोह का आरोप। क्योंकि जब जज ने पूछा पुलिस वालों से क्या आपने ऐसे, तो पुलिस अधिकारियों ने जज के समक्ष कहा हमको इस विषय में मालूम तक नहीं है। यानी कि जज आपको सलाह दे रहे हैं इस देश के, क्योंकि जजों ने वह वीडियो देखे हैं और वह वीडियो देश के अधिकांश लोगों ने देखे हैं। तो क्या मौजूदा सत्ता पक्ष के अधिकारियों ने, मौजूदा सत्ता पक्ष के अधीन कार्यकर्ताओं ने उन वीडियोस को नहीं देखा? और यदि नहीं देखा है तो समझ लीजिए यह देश संविधान से नहीं चल सकता है। स्टूडेंट्स की बात यहाँ करें, और जब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दंगों में आप अरेस्ट के नाम पर एक ही वर्ग विशेष के लोगों को, एक ही धर्म विशेष के लोगों को कार्रवाई के अधीन अरेस्ट करते हैं, और उत्तर प्रदेश की वह घटना किसे याद नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने और वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट ने उन 44 लोगों की तस्वीर पब्लिकली लगाई थी कि यह व्यक्ति सांप्रदायिक राष्ट्रद्रोह जैसी गतिविधियों में शामिल हैं, अभी जब तक कि उन व्यक्तियों पर यह साबित भी नहीं हुआ था कि वह व्यक्ति शामिल थे या नहीं थे। ऐसी ही घटना दिल्ली में भी घटी कि जामिया में जो गोलीकांड हुआ सभी ने देखा, और मैंने भी कई वीडियो बनाए थे। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत भी मैंने वीडियो बनाया था, और जुगनाइल जस्टिस के पूरे प्रावधान के साथ मैं सूचना भी आपको दी थी। उसको लेकर कोई कार्रवाई क्या सत्ता ने की, कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, और शाहीन बाग जैसी घटना देश में हुई या नहीं हुई, सही हुई या नहीं हुई, उसकी तह में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि शाहीन बाग बन रहे हैं, यदि शाहीन बाग बन रहे हैं, तो उसका अंदेशा यही है कि आपके समाज में एक विशेष वर्ग को, शोषित हुए वर्ग को, जो उनका कर रहा है शोषण, उनको आपकी जुडिशली, आपकी पॉलिटिकल विल पावर और आपके जुडिशली सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा है। और यदि आपके समाज का एक वर्ग विशेष अपनी राजनीति पर विश्वास नहीं कर रहा है, अपने संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत जुडिशली पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए या अपने संविधान में आप परिवर्तन कीजिए, या आप राजनेताओं को राजतंत्र में, उनके वक्तव्यों में, उनकी सोच में बदलाव करने की कोई कोशिश जल्द से जल्द कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स पे फिर आता हूँ मैं। घटना लगभग 2 से 3 दिन पुरानी है। भोपाल की है घटना, भोपाल नाट्य विद्यालय की। 8 विद्यार्थियों को इसीलिए सस्पेंड या निष्कासित कर दिया गया, वह अपने आईपीसी के संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्ति के अधिकार का पालन कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि वह चाहते थे कि उनकी पाठ्यक्रम की पढ़ाई पूरी की जाए। नाट्य कला के विद्यार्थी हैं, और नाट्य कला कक्षा में बैठकर ना ही सीख सकते हैं, ना ही जान सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं। उसके लिए ग्राउंड पे उतरना 100% मैंडेटरी समझा जाता है और माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। उन 8 विद्यार्थियों को इसीलिए सस्पेंड कर दिया। उन्होंने डिमांड कैसे की कि प्रशासन उनको पढ़ाए, उसके बाद परीक्षाएं ले। अगर उन विद्यार्थियों ने कोशिश की, पहल की, उनको मेरा दिल से सलाम है, जय भीम और लाल सलाम है, जय हिंद जय भारत है, कि अपने कर्तव्यों को इसीलिए याद करते हैं, उनको अपने अधिकार भी पता है। यदि संविधान आपको ये अधिकार देता है कि अभिव्यक्ति के नाम पर शिक्षा प्राप्त करना आपका अधिकार है, तो उस शिक्षा को देना इस जुडिशली के साथ साथ इन राजनेताओं का, शिक्षा मंत्रालय का सबसे पहली प्रायोरिटी है। इस बात को विशेष रूप से समझ लीजिए और ध्यान रख लीजिए। क्योंकि यदि शिक्षा की डिमांड करना, हमको पढ़ाइए,
फिर आप परीक्षाएं लीजिए या प्रवेश परीक्षाएं लीजिए, उसके बाद जो भी आएगा परिणाम हमको होगा स्वीकार। यदि यह मांग करना अपराध है तो उनको सही निष्कासित किया गया है, और यदि ये अपराध नहीं है तो देश के तमाम ऐसे स्टूडेंट्स उन सभी बच्चों के साथ खड़े हों जिन्होंने पढ़ाई की डिमांड के लिए वहाँ प्रदर्शन नहीं किया, अनशन नहीं किया, केवल अनुरोध किया। और सवाल ये उठता है कि उन्हीं 8 विद्यार्थियों को क्यों सस्पेंड किया गया। और चाहे किसी अन्य विश्वविद्यालय का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, विवाद खड़ा हो सकता है और विवाद को जन्म देना इस पैंडेमिक के दौर में, इस संकुचित परिस्थितियों में बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगता है। अब साथ साथ विषय को कंक्लूड तो मैं नहीं कर पाऊँगा, इतनी क्षमताएं नहीं हैं। अंतिम विषय और वीडियो के अंतिम पक्ष खंडित होता लोकतंत्र पर 2 शब्द कह के वीडियो करूंगा समाप्त। आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का अंतिम पक्ष है खंडित होता लोकतंत्र। विश्व के इतिहास में 2 व्यक्ति हुए हैं, एक हुए हैं सुकरात और एक हुए हैं गांधी। सुकरात को जब जज ने सजा सुनाई थी तो जज ने कहा था कि मैं आपको एक ऐसे अपराध के लिए सजा सुना रहा हूं कि जिस अपराध की कैटेगरी या श्रेणी जुडिशली में मौजूद नहीं है। और दूसरे व्यक्ति थे महात्मा गांधी। जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान जज के समक्ष उनको प्रस्तुत किया गया तो जज ने भी उनसे यही कहा कि सुकरात को जिस जज ने सजा सुनाई थी उस जज के बाद मैं विश्व का दूसरा जज हूं जो अपने फैसले पर अफसोस कर रहा हूं। आपको मैं उस अपराध के लिए सजा दे रहा हूं जो अपराध ब्रिटिश लॉ में कहीं दर्ज ही नहीं है। अब आते हैं खंडित होते लोकतंत्र पर। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दिए कि यदि अभिव्यक्ति के अधिकार को व्यक्त करना अपराध है तो आप और मैं सभी अपराधी हैं। यदि देश की सत्ता से सवाल करना कि आपने देश की सार्वजनिक संपत्तियों को नीलाम क्यों कर दिया, ये पूछना यदि अपराध है तो हम भी अपराधी हैं। और जो आपकी बात का समर्थन करता है वह भी अपराधी है। और जो आपकी बात को कहीं लिखित में, कहीं ऑडियो में, कहीं वीडियो में, कहीं भी स्थान देता है वह डायरेक्टर, वह राइटर और वह व्यक्ति, वह प्रमोटर भी अपराधी है। तो यदि सभी अपराधी हैं, यदि आपकी दृष्टि में जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं वर्तमान सत्ताधारी हैं, जी हाँ, मैं इस देश में किसी सेन की और किसी भूषण की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ना ही मेरा सुशांत सेन से संबंध है, ना ही मेरा प्रशांत भूषण से संबंध है। मेरा संबंध इस चीज़ से है, क्या सीबीआई आपके लिए किसी व्यक्ति विशेष की केस की छानबीन करने के लिए है? आपने इस देश में कलबुर्गी जैसे व्यक्ति की हत्या हो गई, उसकी छानबीन के लिए सीबीआई बैठाई, क्या रिजल्ट मिला? क्या रिजल्ट मिला आपको? पुलवामा में जो लोगों की हत्या करवा दी गई उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी आज तक नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? जनता का जवाब दे और जो देख रहे हैं वह भी जवाब दे। इस देश में बच्चों को उनके छात्रावासों में घर में घुस के मारा गया, दिन में मारा गया, रात में मारा गया, पुलिस की मौजूदगी में मारा गया, उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती। इस पर जवाब दें जनता। इस देश में जब हमारे देश का सेकंड पीपल अर्थात प्रधानमंत्री लाखों का सूट पहनता हो और कहता हो मैं गुजरात से हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, उसी देश के अंतर्गत आप जुडिशरी की हत्या ही नहीं करते, संविधान को ऊपर उठाकर अपने आप को संविधान समझने की भूल नहीं करते हैं, अपने आप को आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, बहुतों को मिर्ची लगेगी, इस वीडियो को सुनेंगे यदि पूरा, बहुतों को लगेगी, और जिसको लगेगी वे सवाल करें। अगर आप मेरे पे गोली तालना चाहते हैं तो गोली ताने, सवाल करना चाहते हैं तो सवाल करें, सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा, गोली चलाएंगे तो सीना मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। भय आपको सवाल पूछने का हो सकता है, मुझे जवाब देने का ना भय है, ना अभी है, भविष्य का मैं नहीं कह सकता हूँ। अभिव्यक्ति, नागरिक और न्यायालय और खंडित होते लोकतंत्र के विषय पर कई उदाहरणों, कई वक्तव्यों, कई पूर्व के वक्तव्यों, वर्तमान स्थितियों और विश्व की परिस्थितियों के साथ साथ अपनी बात का अंत करूंगा। जब यूएसए की मीडिया और
फेसबुक के मालिक जोकरबर्ग के ऊपर एक पत्रकार ये सवाल करती है, उसका मैंने जिक्र सुबह के लाइव में किया था कि फेसबुक पर जो अधकचरा अप्रामाणिक डेटा डाला जाता है, क्या फेसबुक उसकी जांच करता है? और अगर करता है तो उसकी गाइडलाइंस कहाँ है? और जब यूएसए की मीडिया यह प्रमाणित करते अखबार के एक कॉलम में लिखती है कि पिछले 5 सालों में 70,000 से अधिक झूठ बोले हैं वहाँ के राष्ट्रपति ने, लेकिन वहाँ की पत्रकारिता पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। इतनी आज़ादी तो है वहाँ की पत्रकारिता को, लेकिन भारत की पत्रकारिता में क्या है? अभिव्यक्ति के नाम पर और खंडित होते लोकतंत्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पत्रकारिता का और कुछ पत्रकारों का एक समाज विशेष ने बहिष्कार कर दिया है। और बहिष्कार ही नहीं कर दिया है, ऐसे पत्रकारों को, ऐसे न्यूज़ एजेंसियों को हम एक शब्द से संबोधित करते हैं, एक नहीं 2 शब्द से संबोधित करते हैं। पहला शब्द है ऐसे पत्रकार, ऐसे चैनल देशद्रोही हैं। दूसरा शब्द है ये सभी जमात एंटी मोदी है। मैं एंटी मोदी नहीं हूँ, मैं अपने आप को मरते दम तक नागरिक बने रहने के लिए संघर्ष करूँगा और करता रहूँगा, क्योंकि यदि मैं देश का नागरिक नहीं हो पाऊंगा और नागरिक होने के नाते यदि मैं नागार्जुन और कबीर जैसा नागरिक नहीं हो जाऊंगा, यदि मैं राहुल संकेत्यान जैसा शोध परख तार्किक दृष्टिकोण नहीं रख पाऊंगा, यदि मैं लोहिया और दिनकर जैसे संवाद नहीं कर पाऊंगा, और यदि मैं रामशंकर विद्रोही और हरिओम पवार जैसा कवि लेखक नहीं हो पाऊंगा, तो मैं इस देश का नागरिक भी नहीं हो पाऊंगा। और नागरिक होने के नाते और जिंदा नागरिक होने के नाते ये सबसे पहली शर्त है कि आप सवाल करें व्यवस्थाओं से। व्यवस्था चाहे आपको एंटी मोदी कहे, राष्ट्रद्रोही कहे, सभी करें स्वीकार, क्योंकि संविधान के तहत सवाल पूछना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और यदि आप पर कोई भी मुकदमा, कोई भी केस दर्ज होगा तो संविधान के आधार पर होगा, और वही संविधान स्वयं आपका डिफेंस करेगा। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन यदि किसी सत्ता की विशेष सनक है, विशेष जिद है कि जो उसके साथ नहीं है, जो उसके खिलाफ है, वह देश में नहीं रह सकता है, उसके बीच में नहीं रह सकता है, तो आपको सत्ता से लड़ना पड़ेगा। आपको दूसरी सत्ता का निर्माण करने से इसका समाधान नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। सत्ता के समक्ष दूसरी सत्ता को खड़ा करना, दूसरी सत्ता से छुटकारा या दूसरी सत्ता में सुधार करना नहीं होगा। यदि आपको सत्ता के समक्ष अपने सवालों को रखना है तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। और आपकी प्राथमिकताएं आज के लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी प्राथमिकताएं भविष्य के लिए होनी चाहिए। आपकी प्राथमिकताएं आपके क्षेत्र से बाहर निकलकर आपसे दूर दराज के, आपसे कमज़ोर वर्ग के और आपसे जो लोग, जो वर्ग, जो समुदाय, जो संगठन आपसे उम्मीद रखते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही आज से ही आपको ऐसे कर्म, ऐसे काम, ऐसे वक्तव्य और ऐसी टीका टिप्पणियां करनी होंगी जो उन सभी की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जुडिशली बहुत ज़्यादा सवालों के दायरे में है और बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में है। तो इस चर्चा में जो भी मैं कह सकता था मैंने किया और कहा। किसी को इसे सरकार विरोधी समझना हो, सरकार विरोधी समझे, और किसी को यह एंटी मोदी समझना हो, एंटी मोदी समझे, क्योंकि ना मैं सरकार का सगा हूँ, ना मैं मोदी का सगा हूँ। मैं अभी भी भविष्य में भी संविधान का सगा हूँ, संविधान का सगा रहूँगा। और संविधान के नियमों को यदि आप गलत तरीके से लागू करेंगे या करवाएंगे तो मैं उसके भी अगेंस्ट रहूँगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरा नाम, मेरा चैनल दोनों ही विवादित है, लेकिन संविधान इसकी आज़ादी आपको देता है कि धारा के विपरीत, धारा से अलग, डिक्शनरी शब्दकोशों से विपरीत आप कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे समाज को, संविधान को, देश को और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ढांचे को यदि कोई खतरा नहीं होता है, आप ऐसे सभी कार्य कर सकते हैं। इसलिए मेरे नाम, मेरे काम से किसी को आपत्ति हो तो संविधान के तहत मुझ पर जो केस करना हो कर सकते हैं। आपके सवाल जवाब, आपके समय और आपके दृष्टि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा और पसंद किया। कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल हो मुझसे ज़रूर करें। 1 से 2 दिनों के बाद एक और फेसबुक लाइव में रहूँगा और वह मुद्दा होगा छात्रों और शिक्षकों को लेकर।
क्योंकि जब वर्तमान सत्ताएं शिक्षा के नाम पर आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर कर रही हैं विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों और खासकर शैक्षणिक संस्थाओं को बर्बाद करने पर तुली नहीं है, बर्बाद करने का कानून बना चुकी हैं। उस पर बात करूंगा अगले फेसबुक लाइव में, कल या परसों में। उसका वेट करें और मेरे फेसबुक चैनल पर उसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, आपका, अपनों का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, भ्रम से बचें और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें संविधान के तहत और खंडित होते लोकतंत्र को एकत्रित करने का प्रयास ज़रूर करें सरदार पटेल की तरह। जय हिंद, जय भारत, सलाम।